नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज 26 नवंबर 2025 से और आज हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं, जहां से आगामी बीपीएससी हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आज की हम इस जो डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, इस डिस्कशन में बिहार का तो इशूज हम कवर करेंगे ही करेंगे। और बिहार के अंतर्गत आप सभी को पता होना चाहिए कि सरकार ने अपना लक्ष्य तय किया है 2025 से 30 के अंतर्गत 1 करोड़ रोजगार और नौकरी जो है ना पैदा करने की, जो है ना अवेलेबल अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही है सरकार ने। तो उसको लेकर के जो है ना, अभी आपने देखा होगा कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और एनडीए की फिर से गवर्नमेंट वहां पे कार्य करना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो चीजें चल रहा है फिर से, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और इन्होंने कई बार अभी इस बार जो है 2025 में कई बार जो है शपथ लिया है। कई बार था ये इनका, तो 10वीं बार था और ये 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। तो ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें जो है 10 इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात किया गया है, ठीक है। उन मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इस बैठक में जो है ना कहा गया है कि राज्य जो है ना, यानी बिहार में 34 नए चीनी मिलें जो है ना बनाएगी, खोलेगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 34 नई मिलें खुलेगी तो आपको रोजगार मुहैया होगा, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जैसे बिहार वैश्विक बैंक एवं हब और वैश्विक कार्यस्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा बिहार को। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बिहारी स्टार्टअप्स की ली जाएगी मदद और 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप जो है ना डेवलप करने की बात कही गई है। ये बड़े निर्णय लिए गए हैं और यहाँ से जॉब क्रिएशन की बात किया जाएगा। तो हम इन सभी पहलुओं को इसमें चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि बिहार बनेगा टेक हब, ठीक है। और इसके लिए जो है, इस कार्य योजना के लिए जो है ना समितियां जो है गठित की गई है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। इसके अलावा आप सभी को पता है कि अयोध्या राम मंदिर में जो है ध्वजारोहण हुआ है। ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कशन किया ही था। 25 नवंबर 2025 के आप डिस्कशन प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर के जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। इसके साथ साथ हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे आज। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, मिला जुला करके हम कवर करेंगे। यानी इसमें हम बात करेंगे बिहार के इश्यूज पे, तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज है ना, यहाँ पर भी हम बात कर लेंगे। यानी देखिए, आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ते भी हैं तो भी आपकी लिमिटेड होगी, पढ़ने की क्षमता होती है लिमिटेड। एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, चलो कुछ कंटेंट पता चला तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ करके बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको ये जो डिस्कशन है ना, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर का जो है ना निचोड़ है। इसमें बात करते हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की बात करते हैं, इसमें जो इश्यूज हैं उस पर हम बात कर लेंगे। इसके साथ साथ जनसत्ता का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान जो बिहार का बेस्ट, जिसे हमने अभी तक एनालिसिस किया है, तो हिंदुस्तान पेपर बिहार का जो है ना वो बहुत अच्छा है। उसमें आपको बिहार के से जो इश्यूज रिलेटेड इश्यूज है ना वो आपके कवर हो जाते हैं। कुछ चीजें जो है अलग अलग, कुछ डिटेल्स आपको देखना हो तो आपको भास्कर भी अच्छा है, दैनिक भास्कर भी, वहां पर भी इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना इन 4-5 न्यूज़पेपर को हम कवर करते हैं, जिसमें आपके एग्जामिनेशन बिहार हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हो, बेहतर तरीके से कवर अप हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का 26 नवंबर 2025 के इश्यूज को हम डिस्कशन उसका शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो न्यूज है, जैसा कि हमने देखा था कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में जो है ना 34 नई चीनी मिलें खुलेंगी, खोलने की घोषणा कर दिया गया है। अब ये जो 34 नई मिलें हैं ना, ये कहां पे खुलेगा, किस किस जिले में खोलने की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बताइए। इंपॉर्टेंट तो होगा ना, मान के चलिए कि अगर कोई गोपालगंज में अगर खोला गया है, ठीक है, या फिर अगर मुजफ्फरपुर में खोला गया है, तो हम ये तो देखेंगे ना कि हाँ वहां पर जो है चीनी मिल जो है ना खोला गया, तो उससे जो है रोजगार होगा उत्पन्न वहां से या नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ये चीजें हमें समझना होगा। तो इसलिए कहा जाता है बिहार पूर्वी भारत का तकनीकी हब बनेगा, ठीक है ना। ये भी फैसला लिया गया है, बिहार को जो है ना पूर्वी भारत का तकनीकी हब बनाने की बात की गई है और इसके लिए जो है ना मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो है कुल 10 एजेंडे पे बात किया गया है, ठीक है। और 34 राज्य में 34 नई जो है चीनी मिलें खोलने की बात की गई है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, इस बैठक में जो है ना 10 एजेंडों पे बात किया गया। इसमें 25 नई चीनी मिलें बनेंगी, जबकि 25 नई चीनी मिल जो है ना बनाने की बात किया गया है और 9 जो है पहले से जो बंद पड़ी चीनी मिल है ना उनको फिर से क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया कुल कितने। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कुल कितने चीनी मिल हैं, एक प्रश्न बनता है, ठीक है ना। टोटल संख्या कितनी है, 34 है। अब इसमें जो है ना पूछ लिया जाए कि इसमें नए चीनी मिल कितने हैं, तो आप कहेंगे 25 और पुरानी चीनी मिल कितने हैं, तो आप कहेंगे 9,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इसकी जानकारी जो है, ये सारी चीजें ठीक है। कहा जाता है कि मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत जी हैं, इनकी ने जो है कैबिनेट बैठक के फैसले के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया, और मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में भी, एक्स पोस्ट पर भी इन्होंने डाला था, और उन्होंने लिखा था कि बदलते बिहार के विकास की गति को बल देने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और सेवा यानी सर्विस आधारित नवाचारों की अर्थव्यवस्था यानी न्यू एज इकोनॉमी, एक कॉन्सेप्ट ये है न्यू एज इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो ये जो है नवाचारों की अर्थव्यवस्था के निर्णय का लक्ष्य रखा गया है। आपसे पूछ लेगा, आपसे प्रश्न बनता है यहां से, ठीक है, कि हाल ही में न्यूज में रहा न्यू एज इकोनॉमी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित है या किससे जो है संबंध रखता है। 4 स्टेटमेंट दे दे ABCD, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों का जो है ना आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आया है, न्यू एज इकोनॉमी आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पढ़ने का मतलब यही है। तो आपको यहां से एक स्टेटमेंट निकाल लेना है, न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इस क्षेत्र से संबंध रखने वाले बिहार के अग्रणी उद्यमियों के जो उद्यमी हैं, ठीक है, अग्रणी उद्यमी हैं, उनसे सुझाव प्राप्त कर योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही बिहार को एक वैश्विक बैंक और हब और वैश्विक कार्यस्थल के रूप में डेवलप करने की बात भी कही गई है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजना को जमीन पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण विभागों और प्रतिष्ठित जो इकोनॉमिक्स हैं यानी अर्थशास्त्री हैं और एक्सपर्ट हैं, उनके सहयोग से जो है एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किया जाएगा। और बिहार की जनसंख्या में युवाओं की जो भागीदारी है ना, वो काफी अधिक है, ठीक है ना। बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ पे जो है ना पीटी का भी बनता है और मेंस का भी बनता है, ठीक है, मेंस का भी। यहां से ये आप चीजें फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, इसको आपको यूज करना है कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है और इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। तो इनको हम क्या देंगे बताइए, इनको हम क्या अवेलेबल करवा सकते हैं इनको। जैसा कि सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि भैया देखो 2025 से 30 तक जो है ना, अगर हम वापस आते हैं सरकार में, तो 5 वर्षों में हम क्या करेंगे आपके साथ, 5 वर्षों में हम आपको 1 करोड़ क्या करेंगे, रोजगार या फिर हम आपको नौकरी देंगे, ठीक है। अगर ये लोगों को अगर रोजगार दे दिया जाए, नौकरी दे दिया जाए, बिहार के अंतर्गत ही दे दिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम होगा कि राज्य सरकार का जो है, हमारा कहा जाता है कि स्टेट का जो है जीडीपी जो है ना बढ़ जाएगा, स्टेट का जीडीपी बढ़ जाएगा। दूसरा जो एक मुद्दा है पलायन का, ये पलायन क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे ही पलायन कम होगा दोस्तों, मान के चलिए कि अगर कोई बंदा, कोई जो व्यक्ति अगर वो दिल्ली आकर के काम कर रहा था, ठीक है, और यहां पर अगर उसको 18,000 रुपया उसको वेतनमाना मिल रहा था, ठीक है, उनको जो वेजेस मिल रहे थे, अगर यही काम जो है ना बिहार में अगर उनको मिल जाए 18,000 की नौकरी, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो काम ये तो करना शुरू कर दिए। अब जो यहां पर जो इन्वेस्टर हैं दिल्ली में, वो क्या चाहेंगे कि भैया हमारे यहाँ जो है ना डिमांड तो है लेकिन हमारे पास लेबर नहीं है, ठीक है। तो ये कहां जाएंगे, ये भी तो कहेंगे कि ऐसा करते हैं कि बिहार में ही हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, कुछ प्लांट हम वहां डालें और कुछ हम यहां रखें, ताकि जो है हमारे दोनों तरफ से प्रोडक्शन हो और जो है हम सप्लाई बेहतर कर सकते हैं। तो इससे फायदा यह होगा कि अगर सरकार इस तरीके से इकोसिस्टम तैयार करती है बिहार में, तो फायदा क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है मतलब आकर्षित होंगे। समझ रहे हो ना, आकर्षित होंगे, इन्वेस्टर जो है आकर्षित होंगे और वहां पे धीरे धीरे जो है एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है ना, सरकार का तो उद्देश्य यही होगा, ठीक है। तो यही है कि इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करना है, समझना है। आगे का क्या कहा जा रहा है, देखिए आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री क्या है, कौन है पता है ना, श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप करने की बात कहे हैं ये कि भैया देखो पूर्वी भारत का जो है ना टेक्निकल हब जो होगा, ठीक है, वो कौन होगा, आईटी हब कौन होगा, तो ये पटना की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। ये सारे देखिए न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्रक्स बता करके चला जाता है ना, तो क्रक्स उतना ही आप समझ पाते हैं जितना उसके दिमाग का उपज था। लेकिन न्यूज़पेपर को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसमें बातें क्या कही गई है। समझ रहे हैं ना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको लाइन बाय लाइन आपको बताया जाए, समझाया जाए। कहा जाता है उद्योगों का जाल बिछाने के लिए बृहद कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए नई तकनीकों का
उपयोग किया जाएगा। राज्य को अग्रणी बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। याद रखना है, यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। यहां से देखिए, राज्य को अग्रणी बनाने के लिए बिहार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापना की जाएगी बिहार में, याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है अपने पोस्ट में कि सभी बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन और अनुश्रवण का कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगिकरण ने रफ्तार पकड़ी है। बिहार की नवनिर्वाचित नई सरकार दुगनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए कृत संकल्पित है। समझ रहे हैं बात? तो ये चीजें हमें समझना है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे, जो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि ये जो मिशन है, हमने बात किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना किया जाएगा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है क्या, ये समझ लीजिए। कहा जाता है कि राज्य में जो है ना, राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना किया जाएगा और मुख्यमंत्री की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव कौन है, तो ये न्यूज में है ना, इनका नाम याद रखिएगा, शायद आपके जो है ना एईडीओ के एग्जामिनेशन में प्रश्न बना ले कमीशन, ठीक है। तो सचिव कौन है, तो प्रत्यय अमृत हैं। इन्होंने कहा है कि बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने मिशन की स्थापना का निर्णय लिया है और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं उसके उपयोग से संबंधित नीतियों का निर्धारण और संस्थानीकरण संभव हो सकेगा। यही नहीं, इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग व संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी का निर्माण किया जाएगा और राज्य में एआई से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा हो, शासन व्यवस्था हो, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, परिवहन एवं उद्योग, इन क्षेत्रों से संबंधित जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये वर्क करेगा और वहां पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होगा, विस्तार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर यहाँ पे रिसर्च होंगे, पेटेंट और उद्यमिता को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का जो सत्र है ना, वो कब से शुरू होने की संभावना है। ये सत्र जो है ना 1 दिसंबर से, ठीक है, सत्र जो है 1 से, और स्पीकर का जो चुनाव होने वाला है वो 2 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, तो याद रखना है। अब कहा जाता है कि बिहार विधानसभा का जो सत्र है 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान 5 बैठकें की जाएंगी और सत्र 5 दिसंबर तक संचालित होगा। कहा गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि इनकी अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है और विधान परिषद का सत्र जो है 3 से 5 दिसंबर तक चलेगा। 18वीं बिहार विधानसभा की यह पहली बैठक होगी। 1 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाएंगे और 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और अगले 3 दिसंबर को राज्यपाल दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट जो न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है बिहार ने केंद्र के समक्ष निर्यात का रोड मैप पेश किया है और सहयोग मांगा है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मंत्री कौन है, बताइए। तो बिहार के जो मंत्री है ना, जिन उद्योग विभाग जिनको दिया गया, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग दिया गया है, वो दिया गया है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को दिया गया है, ठीक है, दिलीप जायसवाल जी को दिया गया है। याद रखना है, बिहार के नए मंत्रिमंडल पर जो है ना प्रश्न बन सकता है कमीशन के द्वारा, इसको आपको याद रखना है। कहा जाता है बिहार ने केंद्र के समक्ष निर्यात का रोड मैप पेश किया है, ठीक है, निर्यात का रोड मैप पेश किया है और मंगलवार को केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी BOT, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड की 4थी बैठक में बिहार ने इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना पेश किया है और बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कर रहे थे, उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल है, ठीक है। बैठक में मुख्यतः जो है ना वर्ष 2030 तक, देखिए फैक्ट देखिए किस तरीके से यहां से निकल रहा है कि कहा जा रहा है कि वर्ष 2030 तक जो है ना, 2030 तक $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने और इस दिशा में केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ बनाना रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, कितने की निर्यात की जो हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक, $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखना है, ठीक है। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। इन्होंने कहा है कि बिहार राज्य निर्यात वृद्धि को तेज गति देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और बिहार जो है निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और विश्व स्तरीय प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग संरचना विकसित करने को नव घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज ACZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या कहा जाता है में निर्यात उन्मुख इकाइयों और स्टार एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना के लिए सक्रिय प्रयास करेगा।
तो ये चीज हमें समझना है। देखिए, जब चीजें बात नहीं होगी ना तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, समझिए, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि देश के निर्यात लक्ष्य में बिहार का होगा योगदान। इसके लिए जो है जायसवाल जी हैं, जो उद्योग मंत्री हैं बिहार के, उनका कहना है कि भारत सरकार से यह आग्रह भी इन्होंने किया है कि बिहार के निर्यातकों को निर्यात संवर्धन मिशन के लाभों तक पूर्ण पहुंच उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जाए। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने, क्रेडिट गारंटी तंत्र और राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता निर्माण हेतु फंड तक सरल पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने केंद्र सरकार एवं व्यापार निकायों के साथ निकट सहयोग बनाए रखने की बिहार सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित भारत की महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य में बिहार राज्य सार्थक योगदान देगा। और बैठक में उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशक जो है कौन थे, शेखर आनंद भी वहां पर थे, उनके सामने ये बातें की गई है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब कहा जा रहा है ना दोस्तों कि देखिए, बिहार में जो है मंत्री जी ने रेखांकित कहां पे किया कि अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो बिहार कौन कौन सी चीजों का निर्यात करता है। तो बिहार में मखाना हो, शहद जैसे उच्च संभावित उत्पादों के लिए समर्पित निर्यात क्लस्टर जो है ना डेवलप किए जाएंगे, जिनमें उत्पादन और प्रसंस्करण को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा किया जाएगा। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, वही सारी न्यूज है जो हमने पहले डिस्कशन किया था, क्योंकि ये पहली बैठक थी और 10 एजेंडे की मंजूरी दिया गया, उस पर बात किया गया है। तो बिहार के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नौकरी, टेक्नोलॉजी और नए शहर बनाने की बात कही गई है सरकार के द्वारा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाएगा। इस पर भी हमने बात किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो रहेगा ही रहेगा। और इसके साथ साथ जो है नई सरकार का जो मास्टर जो स्ट्रोक है वो आप चीजें ध्यान रखना है। मैंने आपसे इस पे डिस्कशन किया कि अगले जो है 5 वर्षों में 1 करोड़ जो है नौकरी और रोजगार देने की बात सरकार जो कही है उसको बार बार दोहरा रहा है राज्य सरकार, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना है। राज्य में उद्योग स्थापित कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 6 महीने में नई कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए कैबिनेट ने जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मंजूरी दिया है, ठीक है। और इसमें आप सभी को पता है कि विभाग, महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, प्रतिष्ठित जो शास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे सहयोग लिया जाएगा, उनसे कार्य योजना तैयार करवाई जाएंगी और 6 महीने में यह कमेटी सरकार को क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। कहा जाता है बिहार पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनेगा। समझ रहे हैं, बार बार दोहराया जा रहा है, याद रखिए। प्रश्न बनेगा यहाँ से, मेंस के प्रश्न अगर 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ये सब चीजों के प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर, देखिए डिफेंस कॉरिडोर मैंने बात किया था अभी आपसे। मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सेमीकंडक्टर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना किया जाएगा और राज्य में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना होगी। याद रखना है, यहां से भी पीटी में और मेंस में सेम क्वेश्चन बनाया जाएगा और न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण के तहत वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में बिहार डेवलप करेगा, बिहार को विकसित किया जाएगा। याद रखना है 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास, इस पर हमने ऑलरेडी कल बात किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो बिहार की जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ना उसको देखते हुए सरकार चाहती है कि एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जाए, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है ना बहुत जो है बेल प्लान जो है ना सिटी बनाया जाए, ठीक है। उसको उसी के अंतर्गत जो है ना मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और इसमें 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और इसको लेकर के मुहर लगा दिया गया है कैबिनेट में, इसकी बात हो गई है और इसमें मंजूरी मिल गया है। 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों जैसे पटना हो गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, गया में नए ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएंगी और इसके अलावा 2 उन शहरों में जहां सैटेलाइट टाउनशिप का विकास होगा उसमें सोनपुर और सीतामढ़ी का सीतापुरम जो मां जानकी की जन्मस्थली है वहां भी होगा। याद रखना है, ठीक है। चीनी मिल पे हमने बात कर लिया कि बिहार में अभी वर्तमान में 9 चीनी मिल पुरानी है जो बंद पड़ी हुई है और 25 नई चीनी मिल का जो है उसको लगाने की बात चल रही है। तो कुल जो है ना 34 चीनी मिल जो है ना बिहार में अब कार्यरत हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। बिहार में कहा जाता है कि 1960 और 1970 के दशक में कुल 33 चीनी मिलें थी। याद रखना, इतिहास है कि 1960 की दशक अगर हम देखें और 1970 की अगर हम दशक देखें तो उस समय जो है ना 33 चीनी मिल थे। अभी वर्तमान में जो है 34 चीनी मिल की बात किया गया है। इनमें से अब 8 चीनी मिलें ही चल रही हैं और एक समय पर बिहार गन्ना उत्पादन में देश में नंबर 1 पर था। तब देश के कुल चीनी उत्पादन का 30% से ज्यादा उत्पादन बिहार में होता था। अब बिहार का देश के कुल गन्ना उत्पादन में मात्र 6% की जो है ना हिस्सा बची है। तो फिर से हम तो इतिहास दोहराने वाले विषय हैं, ठीक है। तो हम फिर से उन चीजों को लेकर के आएंगे। तो जो 1970 60 का जो दशक था और उस समय जो है देश में कुल चीनी उत्पादन का जो है 30% जो हिस्सा था वो बिहार अकेला करता था। और फिर से हम कोशिश करेंगे तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अब कहा जाता है कि 1 से 5 दिसंबर तक विधानमंडल चलेगा, 2 को ही तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि छात्रों की तुलना में 1/3 छात्राएं ही ले रही हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ और कम आ रहे हैं आवेदन। तो ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने में जो है ना राज्य की जो बेटियां हैं
ठीक है, वो पिछड़ रही हैं। इसका कारण क्या है, ये जरूरी है समझना। ठीक है, तो ये चीजें देखिए सिंपल सी बात है। अभी हमने कुछ दिन पहले जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले सरकार जो है ना चीजों को चेंज किया था कि भैया आप जो है ना इतने साल तक आपको पैसा देना था, अब इसको बढ़ा करके इतना किस्त कर दिया गया है, और इतना से इतना तक का अगर अमाउंट है तो इसको आपको इतना % देना था उसका, ठीक है, इतने किस्त में आप जमा कर सकते थे। तो ये चीजें थी, ठीक है ना। तो वहां पर जो है अब क्या है, अब जो है क्या किया सरकार ने, क्या किया कि ब्याज मुक्त कर दिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो है ना आपको अब लोन जो मिलता है, यही अपडेट था कि आपके जो है ऋण जो है ना बिना जो है किसी एक्स्ट्रा ब्याज का आपको इंटरेस्ट का आपको सरकार दे रही है। कहा जाता है राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने में छात्राएं पिछड़ रही हैं और छात्रों की तुलना में लगभग 1/3 छात्राएं ही इस योजना का लाभ ले रही हैं। अब तक इस योजना का लाभ लेने वाले 4,30,000 विद्यार्थियों की में 3 लाख छात्र हैं, जबकि 1,30,000 जो है छात्राएं हैं, यानी गर्ल्स कैंडिडेट हैं। यह खुलासा जो है ना शिक्षा विभाग की हाल ही में आई रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें अक्टूबर तक की जानकारी दिया गया है, यानी बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ है 18 में, उससे पहले तक का डेटा है ये। ठीक है, अब कहा जाता है कि जो स्कूली स्तर पर जो छात्रा है उनका नामांकन छात्रों की अपेक्षा कम नहीं है। समझ रहे हैं ना, मतलब कहा जाता है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और बॉयज हैं स्कूली स्तर पर ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का ज्यादा जो है ना गैप है, ठीक है, बराबर की सहभागिता है इनकी। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में जब हम बात करते हैं, जब हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वहां पे आपको गैप देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, वहां पे गैप ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्या होंगे, गर्ल्स जो होंगे वो कम होंगे, जबकि बॉयज जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, हायर एजुकेशन में ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, वही चीज बताया गया है कि नामांकन छात्रों की अपेक्षा कम नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की तुलना में छात्राओं का नामांकन कम है, और इस कारण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए छात्राओं के आवेदन कम आ रहे हैं। इस योजना के कुल जो लाभार्थी हैं उनमें 1,74,000 पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं। इनमें छात्राओं की संख्या 53,000 है, जबकि छात्र 1,20,000 हैं। समान वर्ग के कुल 1,17,000 विद्यार्थियों में 35,000 छात्राएं और 81,000 छात्र हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों की कुल संख्या 76,000 है। इनमें 52,000 छात्र हैं और 23,000 छात्राएं हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थी भी पीछे हैं। इस वर्ग में 43,000 विद्यार्थी में 30,000 छात्र और 13,000 छात्राएं हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग देख रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना है। न्यूज में आया हुआ है, रिपोर्ट आया हुआ है, तो ये रिपोर्ट समझना है। कहा जाता है कि मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकित बिहार के छात्र छात्राओं को कॉलेज फीस के लिए शिक्षा ऋण दिया जाता है, और शिक्षण शुल्क, लैपटॉप, हॉस्टल में रहने का खर्च सहित अधिकतम 4 लाख रुपए तक के ऋण देने का प्रावधान है। पहले छात्रों को 4% ब्याज और छात्राओं और ट्रांसजेंडर और दिव्यांग छात्र छात्राओं को 1% ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान था, मगर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त कर दिया था। ये ऑलरेडी हमने बताया था कि इलेक्शन से जस्ट पहले इसका निर्णय लिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो है सभी जिलों में औद्योगिक और नवाचार केंद्र बनाने की बात किया गया है, इस पर बात करते हैं। तो ये आपको हमने बात किया अभी कि सरकार के द्वारा जो कैबिनेट का जो बैठक हुआ उसमें देखिए सारे मुद्दे वही हैं, घूम फिर कर तो वही आ रहा है। ठीक है ना, ये भी है सभी जिलों में औद्योगिक और नवाचार केंद्र बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपका जो जिला है, अगर आप नालंदा के हैं, पटना के हैं, कोई अगर बेगूसराय का है, कोई अगर सीतामढ़ी का है, तो हर जिले में जो है ना औद्योगिक पार्क लगाए जाएंगे और वहां पर लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है सरकार। और पहले ही बैठक में इसकी जो है ना झलक दिख गई है, और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें तो लगातार न्यूज में आता रहेगा और हम डेली डिस्कशन करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बेहतर रहेगा हम इस पे लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर सरकार ये चीजें कर रही है ना, तो इसमें हमें जो है ना समझना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम पूर्वी भारत का जो है टेक्निकल हब हमें बनाने, मतलब बिहार को बनाने की बात कर रही है, और मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य जो है 2025 से 30 और उस दौरान जो है 1 करोड़ रोजगार नौकरी देने की वादा। ठीक है, तो इसको लेकर लगातार युवाओं को जो है रोजगार, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात करेगी सरकार। इसके लिए बिहार को एक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि गृह विभाग किनको सौंपी गई है, तो ये दिया गया है सम्राट चौधरी जी को दिया गया है। 2005 से लगातार जो है 2005 से 2025 तक जो है लगातार नीतीश कुमार यानी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनके पास था ये विभाग, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है इस बार अपने सहयोगी टीम को दिए हैं। ठीक है, और ये सहयोगी टीम बीजेपी के अंतर्गत सम्राट चौधरी जी को मिला है गृह विभाग, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो राज्य है, राज्य में 400 माफिया जो हैं उनकी संपत्ति जब्त किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। ऐसे आपका फायदा क्या होगा ना, जो हम कहते हैं ना कि भैया देखो यहाँ पर तो जो है बालू माफिया है, यहाँ पर ये चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, गवर्नेंस हमारा जो है गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, तो सरकार जो है ना उस पर चोट करना चाहती है। ठीक है ना, उस पर चोट करना चाहती है। इसीलिए जो है ना जो पुलिस है वो
प्रॉपर जो है वर्क करे, लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर जो है चुस्त दुरुस्त किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझना होगा। इसके साथ साथ जो आज के डेट में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो चीजें चलती हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो देखिए कुछ चीजें जो है ना आपको चेंजेस देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, इस बार जो है अलग चीजें देखने को मिलेगा बिहार में। तो राज्य में जो संगठित अपराध से जुड़े जो माफिया हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है सख्ती होगी रहेगी, और इनमें बालू माफिया हो, शराब से लेकर के जमीन माफिया हो, सभी को जो है ना शामिल किया गया है। ऐसे 400 माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है जिनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। समझ रहे हैं बात। इनमें न्यायालय से 2 पर कार्रवाई की मंजूरी मिल चुकी है, और मंगलवार को जो है जो नवनियुक्त जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी बिहार के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने जो है सरदार पटेल भवन स्थित गृह विभाग मुख्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है, और कार्यभार संभालते ही जो है इसकी घोषणा इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया पर गाली गलौज अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप जो बोल देते हैं ना कुछ भी, बिहार के हम हैं, तुम कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, तू तड़ाके से बात करेंगे, किसी भी मंत्री हो, किसी भी नेता हो, किसी भी आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, किसी भी सेलिब्रिटीज हो, ठीक है, हर किसी को हम गाली गलौज कर देते हैं। तो कोशिश करना है कि ऐसी चीजें ना करें जिससे जो है जो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दिया जाए और आप परेशान हो बेवजह। ठीक है ना, तो ऐसे किसी भी शख्स पर बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी। और ये जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जिस सुशासन की स्थापना की और उसे आगे बढ़ाया, उससे ही आगे बढ़ाया जाएगा। हमने आपसे पहले ही बात किया, हम बात करते हैं बिहार में सुशासन की, तो उस सुशासन के अंतर्गत जो अगर कोई कमियां रह जाती हैं, ठीक है, अगर कोई छिटपुट जो चीजें होती हैं तो उस छिटपुट को जो है ना टाइट किया जाएगा। ठीक है ना, बिहार के शब्दों में अगर बोला जाए तो उनको जो है ना टाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर उतावला होंगे ये लोग तो उनको टाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उन्होंने सुशासन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल को अपनी 3 मुख्य प्राथमिकता बताई। याद रखिएगा, सुशासन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल को, ठीक है, ये 3 प्राथमिकताएं हैं। ठीक है ना, इस बार गुड गवर्नेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कर सकते हैं। लिख कर रहे हैं चौधरी जी का कहना है कि सम्राट चौधरी जी का कि जेल के अंदर से होने वाली अपराधों को लेकर भी सरकार गंभीर है। जेल में कैदियों के खाने को लेकर के बेहतर सरकारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में बाहर से खाना ले जाने पर रोक लगेगी। डॉक्टर की सहमति पर ही इसकी मंजूरी मिलेगी। इसमें गड़बड़ी पर कार्रवाई किया जाएगा और पता लगाया जाए कि जेल के अंदर किस तरह मोबाइल पहुंच रहा है। समझ रहे बात। कहा जाता है कि स्कूल कॉलेजों के आसपास छेड़छाड़ की किसी भी घटना को रोकने के लिए पिंक मोबाइल यूनिट की तैनाती होगी। याद रखिएगा, ठीक है, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पिंक मोबाइल यूनिट। ये कहां पर इसको स्थापित किया जाएगा? तो जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहां पर जो है ना लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला बार बार आता है, सामने आता है, कमेंटबाजी करते हैं, टोंट कसते हैं लोग, मतलब कि लोग कसते हैं ना। ठीक है, तो ये चीजें ना हो, इसको लेकर के जो है ना वहां पे पेट्रोलिंग प्रॉपर जो है यूनिट लगाई जाएगी। समझ रहे हैं, याद रखना है। यह एंटी रोमियो स्क्वाड खासकर स्कूल और कॉलेज खुलने और बंद होने के समय ऐसे तत्वों पर नजर रखेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। तो जिस तरीके से यूपी में जो है ना जब योगी जी की सरकार आई थी तो वहां पर जो है एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, उसी तरीके से उसी तर्ज पर बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जाएगा। और स्कूल के खुलने के समय पे और स्कूल के बंद होने के समय पे वहां पर जो है ना पूरी की पूरी पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि इस प्रकार की चीजें घटना जो है ना हो। ठीक है, समझ गए ना, ये चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार बनेगा टेक हब और कार्य योजना के लिए समिति गठित कर दी गई है। और ये गठित जो है ना किनके अध्यक्षता में किया गया है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत हैं, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। और अगले 6 महीने में जो है ना अपना रिपोर्ट ये देंगे और रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति आएगा। समझ रहे हैं बात, औद्योगिक क्रांति आएगा, बहुत सारे इंडस्ट्री लगाए जाएंगे और फिर आपको बिहार से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जाना चाहेंगे तो आपको कौन रोक सकता है, स्वतंत्र है। ठीक है, आर्टिकल 19 आपके पास है, घूमिए। ठीक है, लेकिन अब बोलने की जो है ना चीजें जो है थोड़ा सा संभल करके बोलना होगा। सम्राट चौधरी जी पूरे फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है, याद रखना ये वाली बात। अब कहा जाता है, देखिए अब बार बार जो है ना जो टर्म यूज होगा ना वो वाली बात आपको याद रखना है। न्यू एज इकोनॉमी एवं टेक्नोलॉजी आधारित वैश्विक केंद्र के रूप में बिहार स्थापित होगा। ठीक है, तो यहां से प्रश्न, मैंने आपको बार बार बोला कि ये जो प्रश्न है वो इसी दायरे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें ये सारी चीजें कर दिया गया है। ठीक है, सैटेलाइट टाउनशिप की भी बात की गई है, सैटेलाइट शहर विकसित किया जाएगा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय में, वो याद रखना है, 9 प्रमंडलीय मुख्यालय कहां कहां पे मैंने अभी डिस्कशन किया, और सीतामढ़ी और सोनपुर में। समझ रहे हैं बात, यहां पर यानी टोटल 11 जगह पे 9 प्रमंडलीय मुख्यालय में होगा और सीतामढ़ी और सोनपुर में सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना है। याद रखना है, बिल्कुल ये आपको याद रखना है कि ये 3 समितियां बनेंगी। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन हेतु समिति बनाया जाएगा। और कहा जाता है कि इसमें जो है
डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण को जो है ना मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होंगे और यह समिति बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सब कुछ बेहतर रहा तो अगले 6 महीने के बाद आपको बेहतर वहां पे रिजल्ट परिणाम देखने को मिल सकते हैं, सरकार अगर बेहतर और जो रिपोर्ट आता है उसके ऊपर क्रियान्वयन किया गया तो। कहा जाता है दूसरा जो है बिहार को वैश्विक बैंक और हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये भी बात किया गया है, ये भी हमें देखना है। कहा जाता है कि न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत 5 वर्षों में बिहार को वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक कार्य योजना निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के नियमित अनुश्रवण हेतु शीर्ष समिति गठित करने के लिए मंजूरी मिल गया है। और तीसरा है स्टार्टअप एवं रोजगार उन्मुखी न्यू एज इकोनॉमिक गतिविधियों के विस्तार को जो है ना के लिए जो है समिति गठित किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आमस दरभंगा रोड के धीमे निर्माण पर बिहार ने जताई आपत्ति और यह जो है उत्तर बिहार को दक्षिण से जोड़ेगा। यह जो हाईवे है ये उत्तर बिहार को दक्षिण से जोड़ेगा और पथ निर्माण सचिव ने जो है परियोजना को अविलंब पूरा करने के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके ये बातें की है, ठीक है। ये जो आप देखिए आपसे जो है ना अभी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा नदी जोड़ परियोजना था दोस्तों जो 71वीं बीपीएससी में प्रश्न आया था, कौन सा नदी जोड़ परियोजना था जिससे प्रश्न आया था? देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस पर जब क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि ये कौन कौन से जो है ना जगह से होकर के गुजरेगा, कौन कौन से जिले से होकर के कौन कौन से जगह से होकर के गुजरेगा, ठीक है। तो आपसे ये क्यों नहीं पूछ सकता है कि आमस दरभंगा जो रोड है, ठीक है, वो कौन कौन से जिलों को फायदा पहुंचाएगा और इससे जो है कौन कौन से जिले के लोग को फायदा मिलेगा। तो ये देखिए 7 जिलों को इससे फायदा होगा। और तो ये जो है ना 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा था ना वो केन बेतवा पूछा था, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। समझ रहे बात, याद रखना है। माइंड में जो है ना चीजें रहता है, मतलब कि चीजें तो था लेकिन याद नहीं आ रहा था, एक बार याद आया तो मैं सोचा कि आपको बता ही देता हूं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 जिलों में होगा फायदा इसका। तो इस परियोजना के पूरा होने पर औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के बीच यातायात आसान हो जाएगा और यह पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट को भी आपस में जोड़ेगा। इस हाईवे को राजगीर और बोधगया को पर जो है ना से जोड़ा जाना है और अभी औरंगाबाद से दरभंगा आने जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इस हाईवे के बनने से 2 से 3 घंटे में लोग सफर तय कर सकेंगे और हाईवे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। कहा जाता है कि क्या है एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये कॉन्सेप्ट एक्सेस कंट्रोल हाईवे क्या है बताइए। ये जो है उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली जो बिहार के पहले जो हाईवे है आमस दरभंगा जो एक्सप्रेसवे है, इसको जो बनाया जा रहा है ना ये एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे है। ये क्या होता है बताइए। यहाँ पर एक टर्म दिया है बिहार के पहला जो है ना, ये पूछ सकता है कि बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे कौन सा है, 4 नाम दे दे, एबीसीडी कर दे, ठीक है, फिर पूछ ले फिर कैसे बताइएगा। तो याद रखना यही न्यूज़पेपर का फायदा होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैगजीन में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या न्यूज हो सकता है, ठीक है बात। अब कहा जाता है ना कि ये जो एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो है ना ये एक ऐसा राजमार्ग है जिसमें प्रवेश और निकास बिंदु सीमित होते हैं। यानी अगर आप यहां से अब शुरू कर रहे हो जाना और इधर से आना और बीच में जो डिवाइडर है तो आपके जो है ना कि बीच में जो है ना बहुत सारा जो है ना इंटरलिंक नहीं रहेगा, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी छोटे रोडों से, समझ रहे बात, ताकि जो है ना कि किसी प्रकार की जो है ना गाड़ी जो है ना बाधित ना करे आपकी स्पीड को, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो आमस दरभंगा जो रोड है वो उसमें जब गाड़ियां जब दौड़ेंगी तो 100 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से दौड़ेंगी, यानी आप अच्छे से जो है ना आप गाड़ी चलाइए बिना किसी डिस्टर्बेंस का। तो वहां पर ये चीजें हैं और इसमें उच्च गति यातायात और तेज यात्रा संभव हो पाता है और चौड़ी लेन मिलेगा, चौड़े सिल्डर मिलेंगे और विभाजित करीजवे जो है ना इसमें होते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है कहा जाता है इस हाईवे का निर्माण जो है ना मार्च 2025 में ही पूरा होना था, लेकिन अब तक इसका काम बहुमुश्किल से 35% ही हो सका है। सड़क परियोजना की अहमियत को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने नाराजगी भी जताया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इसे अविलंब पूरा करने का अनुरोध किया है। समझ रहे बात, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है कि NH119D आमस दरभंगा हाईवे के निर्माण की गति धीमी है। तो ये जो है हाईवे कौन सा है नेशनल हाईवे, इसका नाम क्या है 119D, याद रखना है। 4 लेन इस नई सड़क का निर्माण 5 पैकेज में हो रहा है। 4 पैकेज का
काम भारतमाला परियोजना के तहत चल रहा है और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए जमीन के साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी भी दे दी है। इस परियोजना में 3 पैकेज का काम मार्च 2025 तो चौथे पैकेज का काम मार्च 2026 तक पूरा होना था, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इन चारों पैकेज का काम धीमा है और यह समय से विलंबित हो चुका है। ठीक है, कहा जाता है कि बीते 2 सालों से औरंगाबाद आमस से शुरू होने वाली आमस से शुरू होने वाली और दरभंगा में समाप्त होने वाली इस सड़क का काम चल रहा है और अभी इस परियोजना को 25 दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन जिस गति से इस सड़क का निर्माण हो रहा है, इससे ये साफ पता चलता है कि ये अभी 2 साल का और समय इसमें लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें ध्यान में रखिए। बेहतर ये होगा कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है 1190, ठीक है, आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, मतलब कि हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि पटना सासाराम 4 लेन निर्माण में पेंच ओमान की कंपनी को मिली जो निविदा थी वो रद्द हो गया है। तो पटना सासाराम 4 लेन का निर्माण जो है ना ओमान की कंपनी को दिया गया था, वो जो है ना निविदा उससे रद्द कर दिया गया है। याद रखने वाला चीज है। ठीक है, योजना में कहा जाता है कि जो योजना थी वो पूरी होने में देरी अब होगी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2028 तक निर्माण का लक्ष्य रखा है, लेकिन पेंच फंसने के बाद समय पर पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है और अगले महीने तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर अविलंब काम शुरू कर दिया जाएगा। पटना सासाराम 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण में 3,712.40 करोड़ रुपए का खर्च होना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जैसे जैसे इसमें विलंब होगा लागत बढ़ती जाएगी। आप सभी को पता होना चाहिए, उसमें सारी चीजें पे खर्च आता है ना, कॉस्ट तो उसी पर जाता है, जितना जल्द हो जाता है उसमें लागत कम लगती है। ठीक है, कहा जाता है यह नेशनल हाईवे पटना से शुरू किया जाएगा और भोजपुर होते हुए सासाराम तक जाएगा और सड़क की लंबाई 120 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन सड़क बनेगी और पटना से सासाराम तक का सफर 4 घंटे के बदले 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। समझ रहे बात? और कहा जाता है पूरी परियोजना 2 चरणों में होना है और पटना से भोजपुर तक 46 किलोमीटर लंबे और दूसरे भाग में आरा से सासाराम तक 74 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाया जाएगा। याद रखना, ये सारी चीजें ध्यान रखना है हमें एग्जामिनेशन के लिए। कहा जाता है दोस्तों कि सत्र शुरू हुए 7 महीने बीत गए हैं और 12 लाख बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और ये यूडाइस प्लस के अनुसार ये रिपोर्ट आया है दोस्तों, इसमें ये ड्रॉप बॉक्स की जो है बात किया गया है। ठीक है, ड्रॉप आउट की बात किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट है। तो हम समझते हैं इस बात का कि हम देखिए मेजर चीज ये होता है ना कि बच्चे जो है स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर होता है कि हम इस पे गहन अध्ययन मंथन करें तो बेहतर है। नया जो है नवगठित सरकार है और शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस पे जो है उन्होंने बोला भी है कि इसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, तो आने वाले समय में शायद इस पे बेहतर काम दिखेगा। कहा जाता है राज्य में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 12.48 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका नामांकन किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ है। यूडाइस प्लस की 25 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी बच्चे स्कूल के बाहर किस श्रेणी में हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि बिहार में लाखों छात्र ऐसे हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड सिस्टम में उपलब्ध होने के बावजूद नए स्कूल में उनका नामांकन अपडेट नहीं हुआ है और नियमों के मुताबिक अगर बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि जब कोई छात्र स्कूल बदलता है, खासकर 6ठी, 9वीं और 11वीं जैसी कक्षाओं में, तो नए स्कूल को यूडाइस के ड्रॉप बॉक्स से उसका डेटा इंपोर्ट करना अनिवार्य है। ड्रॉप बॉक्स में वे सभी छात्र शामिल रहते हैं जिन्होंने किसी कारणवश पुराना स्कूल छोड़ा लेकिन नए स्कूल में उनका नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इसके बावजूद 7 महीने गुजर जाने के बाद भी बड़ी संख्या में बच्चों का डेटा वहीं अटका हुआ है। इससे वे स्कूल से बाहर हैं के रूप में गिने जा रहे हैं। यह स्थिति इस ओर भी संकेत करती है कि बड़ी तादाद में वे छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में शामिल हैं जिनके माता पिता प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे बच्चों का स्थानांतरण बीच सत्र में होने पर अक्सर नए विद्यालय में समय पर नामांकन नहीं हो पाता, जिससे ये बच्चे सिस्टम में बाहर की श्रेणी में रह जाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, अब कहा जाता है कि क्या है यूडाइस का ड्रॉप बॉक्स। याद रखना है, कहा जाता है यह जो यूडाइस का ड्रॉप बॉक्स है एक डिजिटल पूल है जिसमें वे छात्र सूचीबद्ध रहते हैं जिनका डेटा सिस्टम में मौजूद है पर वे वर्तमान सत्र में किसी स्कूल की नामांकन सूची में शामिल नहीं है। यह अस्थायी सूची तब तक बनी रहती है जब तक बच्चे नए स्कूल में दर्ज नहीं हो जाते। ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने पर छात्र पुनः स्कूल प्रणाली का हिस्सा माने जाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, कहा जा रहा है वाल्मीकि नगर से पकड़कर लाया गया आदमखोर का नाम पड़ा है बादशाह। समझ रहे ना, बादशाह पड़ा है दोस्तों। तो वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व से जो है ना 13 सितंबर को आदमखोर बाघ पकड़ा गया था। फिलहाल इसको जो है ना पटना जू में विशेष निगरानी में रखा गया है। कई लोगों पर जो हमला कर उनकी जान लेने वाला इस बाघ को पकड़ करके पटना लाया गया है और यहाँ पहुंचने के बाद जू प्रशासन इसका नाम बादशाह रख दिया है। समझ रहे हैं ना, बादशाह है। तो बादशाह की उम्र 6 से 8 साल के बीच है और इसे अभी जू के नर्सरी क्षेत्र में रखा गया है। बाघ का व्यवहार अभी भी काफी आक्रामक है। किसी व्यक्ति के सामने आते ही वह तुरंत आक्रामक हो जा रहा है, इसलिए इसे आम दर्शकों के लिए बाड़े में नहीं लाया जा रहा है। बाघ कई बार जाल को दांत से काटने की कोशिश भी करता है।
तो ये चीजें तो है ही, नाम याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जू सफारी में आज से परिवार संग दिखेंगे 4 शावक, और इस पे हमने बात कर ही लिया था। तो ये गुजरात से लाई गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। गुजरात से 2 शेरनियां और 1 शेर को वर्ष 2021 में लाया गया था। इन्हीं से 4 शावक हुए हैं, और राजगीर जू सफारी का यह कदम वन्य जीव संरक्षण में भी एक नई मिसाल माना जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि दीक्षांत समारोह में अशोक चौधरी को डिलीट की उपाधि मिली है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो है इनके पास कौन सा मंत्रालय है। अभी जो 18वीं बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें जब एनडीए की सरकार बनी तो इनको मिला है ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, ये इनको ग्रामीण कार्य विभाग दिया गया है, अशोक चौधरी जी हैं। और इन्होंने जो मगध विश्वविद्यालय के जो है ना दीक्षांत समारोह में गए हुए थे, और ये जो है वहां का 22वें दीक्षांत समारोह था, उसमें इनको जो है ना डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। उन्हें यह प्रतिष्ठित उपाधि राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ पे प्रदान किया है। और कहा जाता है कि श्री चौधरी जी जो हैं यानी अशोक चौधरी जी हैं के लिए द रिलीवेंस ऑफ कास्ट सर्वे अ सोशियो पॉलिटिकल स्टडी इन बिहार विषय चुना था इन्होंने, ठीक है। और इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण, बहुत सारे लोग थे, याद रखना है इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि 22 जिलों में बनेंगे सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास, ऐसा कहना है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो मतलब उनके छात्रों के लिए बताया गया है कि 22 नए जिलों में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। और ये जो है ना जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो मंत्री हैं, कल्याण वेलफेयर मंत्री हैं लखेंद्र कुमार रोशन, इनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। कहा जाता है कि उन्होंने जो है ना छात्रावास अनुदान की राशि जो है 1000 रुपए से बढ़ाकर के 2000 रुपए की भी करने की बात कही है, और आवासीय सुविधाओं सहित 2 प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की भी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों की तैयारी सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जिलों में बनेगी प्रशासकीय समितियां, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। और कहां कहां पे बनेगा तो ये हमने पहले बात किया, ठीक है। तो कहा जाता है कि आपका जो है सैटेलाइट सिटी परियोजना ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर आधारित है, याद रखना है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर आधारित होगी। और प्रस्तावित जो टाउनशिप में 9 प्रमंडल मुख्यालय है, और 2 कौन सा है, 2 होंगे सीतामढ़ी यानी मां जानकी की जन्मस्थली, और पटना सोनपुर बेल्ट जो है ना वहां पर होगा सोनपुर में। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और ये जो 9 प्रमंडल मुख्यालय कौन है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, सारण, सहरसा, पूर्णिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। कहा जाता है कि पिछले मतलब कि ये जो है ना बिहार में पिछले 40 वर्षों में पाटलिपुत्र और कंकड़बाग के बाद पहली बार 11 नए शहरों को विकसित किया जाएगा। तो पाटलिपुत्र और कंकड़बाग जो है ना ऑलरेडी जो है ना प्रॉपर जो है ना वेल प्लान सिटी है ये, और इसके अंतर्गत जो है ना अभी 11 को और 9 प्रमंडल मुख्यालय और 2 जो है सीतामढ़ी और सोनपुर, इसको डेवलप किया जाएगा, याद रखना है। और ये जो है ग्रीनफील्ड टाउनशिप मॉडल पर आधारित होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या जा रहा है दोस्तों की 40 वर्षों में पाटलिपुत्र कंकड़बाग के बाद पहली बार राज्य में 11 नए शहर विकसित किए जाएंगे, ऑलरेडी हमने बात कर लिया, इस पे कोई अलग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है असम की तरह बिहार में भी चाय उद्योग का विकास होगा, और ऐसा कहना है दिलीप जायसवाल जी का। तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, मखाना से निर्यात क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, ये भी बेहतर है, ठीक है, इस पे हमने बात कर लिया था। और ये जो श्रेयसी सिंह है, ये भी जो है अभी इनको खेल मंत्री इनको बनाया गया है, विभाग दिया गया है। तो इनका कहना है ना कि बिहार में ये शॉर्ट गन शूटिंग रेंज बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेहतर अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अलग अलग मंत्रालय के जो लोग हैं कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना, तो ये चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकता है छठ महापर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगामी 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लाल किले में होने जा रहा है यूनेस्को की बैठक। इस बैठक में छठ महापर्व को सूची में शामिल करने की चर्चा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लगातार न्यूज में है, याद रखना है। कहा जाता है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल लाल किला दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसमें इस समय बड़े स्तर पर संरक्षण कार्य के साथ साथ ही इसे संजाने संवारने का काम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, समझना है। अब देखिए कहा जाता है ना कि छठ महापर्व जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल हो सकता है। भारत सरकार इस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहा है, और इस प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल भी रहा है। इसका उद्देश्य है छठ महापर्व की भव्यता और प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के संदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। और जो 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जो है लाल किले में जो होने जा रहा है बैठक होगा, वहां पर ऐसी चीजें चर्चा इस पर किया जाएगा। कहा जाता है कि जो इस छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में सम्मान के साथ स्थान मिल सकेगा। इससे पहले जो है आप देखेंगे तो 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को
जो है ना इस सूची में शामिल किया गया था। कहा जाता है हालांकि दिवाली के त्योहार को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एकमात्र प्रस्ताव भेजा गया है और इस बैठक में विश्व के 24 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार है दोस्तों, ठीक है ना, पहली बार। और कहां हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, तो दिल्ली के लाल किले में होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है। भारत पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है और G20 और विश्व धरोहर समिति के बाद यह तीसरी बैठक है जिसका जो है भारत मेजबानी कर रहा है और इस आयोजन को लेकर के लाल किले में विदेशी अतिथियों को मिलाकर के करीब 1500 लोग के जुटने की उम्मीद है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की इस बैठक को लेकर के लाल किला तैयार हो रहा है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है। अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला है और कहा छेड़खानी हुई तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। तो देखिए जब प्रशासन को आप टाइट करेंगे ना तो प्रशासन अच्छा काम करेगा, नहीं तो पता ही है कि गाड़ी पर बैठ करके दरोगा साहब जो है मौज लेते ही है, ठीक है, तो वो चीजें अब नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, वो चीजें नहीं होगा, इसकी भी जो है ना होनी चाहिए ये सब। अब देखिए कहा हमने आपसे बात किया था कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा और पिंक पुलिस लेगी एक्शन। अब कहा जाता है ना, देखिए पूर्व डीजीपी ने दिया है सलाह और इसमें जो है सलाह दिया गया है कि पुलिस विभाग को और टाइट करना होगा, टाइट जरूर करना है, कहे थे हमने कि बिहार के शब्दों में बोला जाए, स्पीडी ट्रायल की रफ्तार को बढ़ाना होगा, जेल पर नजर रखनी होगी, संगठित अपराध को जड़ से समाप्त करना होगा, जमानत के बाद अपराधियों की बेल रद्द करनी होगी, स्पेशल कोर्ट बढ़ाने होंगे और माफियाओं की संपत्ति जब्त करनी होगी, कुख्यातों को कानून की जद में लाना होगा, आर्म्स एक्ट के आरोपितों को जो है ना, जो आरोपी हैं उनको समय सीमा में जो है सजा दिलानी होगी, हथियार और कारतूस की सप्लाई निर्माण की चेन को बाधित करना होगा, तोड़ना होगा, ये चीजें ध्यान रखना है। डिजिटल अपराध सफाई अभियान चलेगा, डिजिटल अपराध सफाई अभियान याद रखना है। और गृह मंत्री जो है वो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अधिकारियों को विशेष अभियान चला करके नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं और इन्होंने कहा है कि राज्य में जल्द ही बड़े स्तर पर डिजिटल अपराध सफाई अभियान चलाया जाएगा। अगर जेलों में मोबाइल या बाहर से खाना भेजे जाने की सूचना मिली तो जेल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर की अनुमति के बिना जेल में बाहर से कोई भोजन नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी अब शब्द कहने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और मैसेज, फोटो, वीडियो, ऑडियो का या आपत्तिजनक चीज डालने पर पहचान के बाद कार्रवाई करने की बात इन्होंने कहा है, ठीक है, तो समझ जाइए भाई। अब तक जो है ना कि आप खुला लगाम बिना लगाम के आप भाग रहे थे बिहार में, अब जो है ना नकेल कसेगी सरकार, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सीमा लांघकर पहली बार भारत आया है दुर्लभ हाफिंच, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना है। कहा जाता है कि वैसे परिंदे के लिए सरहद की कोई बाधा नहीं है, लेकिन यूरोप और पश्चिम एशिया का दुर्लभ परिंदा हाफिंच पहली बार पाकिस्तान के सीमा लांघकर भारत पहुंचा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में इसकी दस्तक ने पक्षी विज्ञानियों में उत्सुकता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले यह पक्षी सिर्फ पाकिस्तान में ही 2 बार रिकॉर्ड हुआ था। कॉर्बेट पार्क में ठंड शुरू होते ही कोसी बैराज और रामगंगा नदी किनारे मेहमान परिंदे हजारों मील की दूरी तय कर पहुंचने लगे हैं और 22 नवंबर को कॉर्बेट के ढेला जोन में बेहद दुर्लभ हाफिंच देखा गया है। दावा है कि भारत में हाफिंच नाम के इस पक्षी को इससे पहले कहीं दर्ज नहीं किया गया, याद रखिएगा, ऐसे जो है ना दुर्लभ पक्षी हैं जो देखे गए हैं, तो यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। कहा जाता है कि हाफिंच को कैमरे में कैद करने वाले पक्षी विशेषज्ञ प्रशांत कुमार ने बताया कि यह यूरोप और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। यहां से प्रश्न स्टेटमेंट कमीशन बनाता है कि ये ज्यादातर भारत के या फिर भारत से जो सटे जो देश हैं वहां पर देखने को मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में कभी भी देखा नहीं गया था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये यूरोप और पश्चिम एशिया में पाया जाता है दोस्तों, और यह छोटे फल आदि खाता है। प्रशांत के अनुसार यह लंबी दूरी के माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव का संकेत है और मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए संभव हुआ है। इस पक्षी ने अपने आवास स्थल पर का दायरा बढ़ाया हो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। पाकिस्तान में 2 बार रिकॉर्ड किया गया था हाफिंच, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1908 में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में और 2017 में आलियाबाद क्षेत्र में इसकी उपस्थिति दर्ज किया गया है। कहा जाता है माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव कैसे हुए हैं, देखिए, तो कहा जाता है ना कि यूरोप एवं पश्चिम एशिया का परिंदा अब तक पाकिस्तान में ही दिखा गया था और कॉर्बेट के ढेला जोन में दिखने की पुष्टि पार्क निदेशक ने किया है। पुष्टि जो है कौन की है? पार्क निदेशक ने। और भारत में पहली बार दिखना पक्षी विज्ञान के लिए बड़ी घटना माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसे लंबी दूरी के माइग्रेशन पैटर्न में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। यहाँ पर भोजन और सुरक्षा दोनों मिल रही है इनको। ठंड शुरू होते ही मेहमान परिंदे कॉर्बेट में आने लगे हैं। पहली बार ढेला रेंज में दुर्लभ पक्षी, वो चीजें ध्यान रखना है। कॉर्बेट ज्यादा मुफीद है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकता है कमीशन। नेक्स्ट है नीतियों पर सही से अमल न होने से नहीं घट रहा है प्रदूषण। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। लगातार आप देखेंगे दम घोटू जो है यहाँ पर जो है मौसम है दिल्ली का में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि चीन ने पिछले 1 दशक में हवा को साफ करने में बड़ी सफलता हासिल किया है। और ताजा रिपोर्ट यह बताता है कि चीन ने PM 2.5
स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम उठाए, लेकिन भारत ने भारी खर्च और योजनाओं के बावजूद हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि चीन ने कैसे हवा साफ किया, ये बहुत जरूरी है, हमें रिसर्च करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने 2014 से 2023 के बीच PM 2.5 स्तर में 41% की कमी किया है और बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों ने नियमित रूप से WHO के मानकों के करीब PM 2.5 स्तर बनाए रखे हैं। इस सफलता के पीछे चीन की राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई हो, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और जवाबदेही तय करने वाली व्यवस्था रही है। चीन की प्रगति संयोग नहीं है, बल्कि 10 साल की सतत नीति, कोयले पर नियंत्रण, निगरानी सिस्टम और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती का परिणाम है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह काम वर्षों की मेहनत से संभव हुआ है, खास कर तब जब 2013 में प्रदूषण चीन में एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। तो इसी तरीके से दिल्ली में भी सिचुएशन बन चुका है। भारत में स्थिति जो है ना उल्टा क्यों है? कहा जाता है कि भारत में साफ हवा करने के लिए 2019 से 23 के दौरान 9.8 अरब डॉलर करीब 1.65 लाख करोड़ रुपया निवेश किया गया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद दिल्ली में 2.5 स्तर PM 2.5 स्तर WHO के मानक से 10 गुना अधिक है और देश भर के कई शहर खतरनाक स्थिति में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की, पर्यावरणीय प्रदूषण की, उसमें से जो है ना ये वायु प्रदूषण एक मेजर है। और जिस तरीके से भारत में और बिहार के जो है ना, दिल्ली में तो है ही और भारत के अलग अलग जो है राज्यों में जो स्थिति बनी हुई है, तो वो एक जो है ना कहीं एक भयावह स्थिति खड़ा कर सकता है और बहुत सारे बीमारियों को जो है ना ये क्या कर सकता है, आह्वान कर सकता है, बुला सकता है। ठीक है, तो भारत में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब रहने से क्या क्या कारण है, देखिए ये आप लिख सकते हैं अपने मेंस में। नीतियों का असंगत क्रियान्वयन, ठीक है, स्थानीय स्तर पर योजनाओं की निगरानी में कमी है, कोयले और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर ढिलाई दी गई है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लक्ष्यों को पूरा न होना है, याद रखना है। कहा जाता है कि बीते साल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में PM 2.5 का औसत स्तर 54.2 ग्राम पर मीटर रहा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है। धन उपयोग अधूरा रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत के बाद 130 शहरों में 20 से 30% प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा गया था, बाद में 40% बढ़ाया गया, लेकिन 2024 आते आते यह लक्ष्य अधूरा रह गया। दिल्ली के लोग साल में 3/4 दिन जहरीली हवा में सांस लेते हैं और ये चीजें देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान को हथियार मानकर हक दिला रहे हैं और आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को जो है हमने संविधान को जो है ना अपनाए थे। ठीक है, और हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया था। इस अवसर पर जो है ना हस्तियों की कहानी बहुत सारे लोगों का है, जैसे सायरा बानो ने कड़े संघर्ष में दिलाई 3 तलाक से मुक्ति। ठीक है, तो सायरा बानो के कड़े संघर्ष, तो ये जो है ना सामाजिक न्याय, इनको जो है ना आप टॉपिक आप पढ़ते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है, इसके साथ साथ सुरक्षा और सम्मान के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया। तो ये यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के कुटियावा बेवाना की पुष्पापाल नारी शक्ति को हर क्षेत्र में सक्षम और समर्थ बनाने के लिए संकल्पित है। भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिहार के मुजफ्फरपुर की यशोदा 20 साल से अधिक समय से लिंग भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ठीक है, और वे अनुसूचित जाति से हैं। नागरिक अधिकारों के लिए 3 दशक से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये झारखंड के कुंटी के कर्रा प्रखंड के दुलरू गांव के जनार्दन सिंह 36 वर्ष से नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ट्रांसजेंडरों के हक के लिए संघर्ष किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मी अब्दुल को बचपन में ही अपनी पहचान को लेकर के संघर्ष करना पड़ा था। तो ये सामाजिक न्याय है। हम बात करते हैं दोस्तों इन चीजों पे, तो कहा जाता है कि संविधान के बारे में जो मुख्य तथ्य है ना वो आपको ध्यान होना चाहिए। और किसी भी वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 26 नवंबर 1950 को देश में संविधान लागू हो गया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, शामिल किया गया है। और बीते 76 वर्षों में संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन भी किया गया है। संविधान सभा ने कुल 379 सदस्य चुने गए थे उसमें, और संविधान का वास्तविक निर्माण ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता होना चाहिए। 100 से अधिक बार जो संविधान संशोधन किया गया उनमें से कुछ मुख्य हैं। जैसे हम बात करते हैं 1978 का 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, और 1985 में किया गया 92वां जो है संशोधन, उसमें दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था, याद रखना है। और उसके बाद किया गया 1989 में 61वां संशोधन, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और 1992 में किया गया 73वां संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। और फिर 1992 में 74वां संशोधन किया गया और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। और 2002 में 86वां संशोधन किया गया,
जिसमें शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 21 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 2016 में किया गया 101वां संशोधन, ठीक है, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे तो देखा जाए 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 42वां संशोधन भी आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको। तो ये चीजें तो दिया हुआ ही है, ठीक है। 44वां है, लेकिन एक 42वां जो है ना, जिसको हमने अभी बात की आपसे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। 42वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 को ये था, ठीक है। और इस संशोधन में इसको मिनी संशोधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है भारतीय संविधान में अब तक का सबसे व्यापक और बड़ा संशोधन ये देखने को मिलता है। और इसमें एक साथ जो है ना, एक साथ 59 से अधिक अनुच्छेद में संशोधन किए गए थे और कई अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये चीजें ध्यान रखना है। जैसे कुछ जो बदलाव, प्रमुख जो बदलाव किया गया था, जैसे हम कहें कि आपके प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में जो है 3 शब्द को जो है जोड़ दिया गया था। वो शब्द आपको पता होना चाहिए। जैसे हम समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्षता हो, अखंडता हो, ये शब्द 3 शब्द जोड़ दिया गया था। मौलिक कर्तव्यों का भाग जो है ना 4A जोड़ा गया था इस मौलिक कर्तव्य को लेकर के। संविधान के कई हिस्सों में राज्य की परिभाषा बदली गई थी, ठीक है, और संसद की शक्ति बढ़ाई गई थी और न्यायिक समीक्षा को सीमित करने की कोशिश भी किया गया था, ठीक है। आपातकाल से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया गया था दोस्तों। और पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान बाद में जो है ना अलग संशोधन से लाया गया था, लेकिन 42वें में कई बुनियादी ढांचागत बदलाव थे। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 73वां संशोधन और यहाँ पर देखिए 74वां संशोधन, ठीक है, ये चीजें हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कहा जाता है कि मिजोरम बनेगा भारत की अदरक राजधानी, ठीक है ना। अदरक राजधानी यानी देश में अदरक उत्पादन में अग्रणी जो है ना मिजोरम को भारत की जो है ना अदरक राजधानी का दर्जा मिलेगा। याद रखना है, प्रश्न बना सकता है, ठीक है ना, मिजोरम को। और नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित मिजोरम में अदरक उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी की घोषित करने की सिफारिश किया है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 4 नए श्रम कानूनों से सबको उम्मीद है, ठीक है। तो ये श्रम कानून जो है बहुत अच्छा है और इसमें जो है चीजें की गई है कि भारत में श्रम सुधारों की, ठीक है। लेबर रिफॉर्म है ना, तो आपकी इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, समझ रहे हो, ठीक है। तो भारत में श्रम सुधारों की बड़ी जरूरत है और इस दिशा में केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। वेतन भोगियों की संख्या देश में भले ज्यादा ना हो, लेकिन उनके वेतन भत्ते का असर पूरे देश पर पड़ता है। नई श्रम संहिताओं या कानूनों के उद्देश्य से तभी पूरा होगा जब देश में तमाम कामगारों तक इससे लाभ पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना है, ठीक है। इसको पढ़ लेना है आपको, एक बार देख लीजिएगा, काफी अच्छा आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। नेक्स्ट कहा जा रहा है चुनौतियों के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मजबूत करने में जुटा है भारत, ठीक है। तो सेना प्रमुख जो है ये श्रीलंका की यात्रा पे हैं और इनके जो है 1 और 2 दिसंबर को श्रीलंका यात्रा सैन्य और रणनीतिक सहयोग, ठीक है, वहां पे गहराई देगा इसका इनके द्वारा जो यात्रा की जा रही है। और नौसेना प्रमुख की यात्रा 3 माह के भीतर ही सेना प्रमुख इस दौरे पे जा रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण राख का असर जमीन पर नहीं दिखा, ज्वाला, ठीक है। और ज्वालामुखी की राख से कई उड़ानें रद्द हो गई, अब चीन की तरफ बढ़ा है गुब्बार। तो देखिए इथियोपिया में फटा है हेली गुब्बी ज्वालामुखी, याद रखना है, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है ना। और इसका जो है कहीं ना कहीं असर जो है भारत पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। दिल्ली तक पहुंचने में 4500 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। भूकंप के बाद विस्फोट हुआ है, खतरे की आशंका नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और ये अफ्रीकी देश इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद जो है ना ये चीज विस्फोट हुआ है और 2 दिन के भीतर ही इसकी राख ऊंची हवा के साथ 4500 किलोमीटर दूरी तय कर दिल्ली तक पहुंच गई है। हवा के साथ इसका दायरा जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैल गया है। इससे पहले राख ने कई अन्य देशों को भी परेशान किया है। यह ज्वालामुखी हजारों वर्षों तक निष्क्रिय था, लेकिन फटा है तो इसकी राख हजारों किलोमीटर तक का सफर करते हुए कई देशों तक पहुंच गया है, ध्यान रखना है। लावा नहीं निकलने के कारण जो है ना बड़ा जहरीला गैसों का खतरा, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान रखना है। यही वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और ये चीज हमने आपसे बात किया था कि जो अयोध्या में राम मंदिर में जो है ना वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो है ना ध्वजारोहण हुआ है और मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से संपन्न हो गया है। पूरा देश में जो है ना इसका साक्षी बना, प्रधानमंत्री जी भी थे वहां पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर पार करेगी और ऐसा कहना है कि इनका तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 4000 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को पार कर जाएगा, ठीक है। तो बेहद काफी अच्छा है। और इसमें इन्होंने कहा है कि देश ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, खासकर कृषि, पर्यावरण और तट रेखा पर संभावित नतीजों को लेकर के जागरूक है, ठीक है। और इंडिया रेटिंग्स ने वृद्धि का अनुमान भी बढ़ाया है और ये चीजें देख लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट कहा जा रहा है ये देखिए पिछले
3 से बढ़ा करके से जो है ना 0.7% अधिक रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 7% भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% तक संभव है, ऐसा कहा गया है। संविधान दिवस, ये ऑलरेडी हमने बात कर ही लिया कि 16 संस्कारों के 16 अधिकार देता है संविधान, याद रखिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना है आपको। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करे राज्य, तभी मिलेगा पैसा, केंद्र का ऐसा कहना है। ठीक है, तो हर घर जल पहुंचने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रोक के बाद केंद्र की ओर से राज्यों को गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश का असर दिखने लगा है। गुजरात, राजस्थान सहित 7 राज्यों ने अपनी यहाँ गड़बड़ियां करने वाले ठेकेदारों पर 129 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। साथ ही 8 राज्यों में 18 अधिकारियों के खिलाफ ईडी और लोकायुक्त, सीबीआई आदि में मामला दर्ज कराया गया है और इनमें 9 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यह योजना जो है ना 3.6 लाख करोड़ रुपए से 2019 में शुरू की गई थी और जल जीवन मिशन से जो जुड़े जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने बताया कि मिशन में मिली गड़बड़ियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अब तक करीब 20 राज्यों की ओर से मिल चुका है। ये सारी चीजें तो होता ही हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर है 2028 तक जो योजना को राज्य की मांग के मद्देनजर दिया गया है विस्तार, और 3.6 ये तो चीज हमने बात किया ही। ठीक है, शेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सुविधा का पीएम आज करेंगे उद्घाटन। तो याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज हैदराबाद में स्थित जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन करेंगे। और ये चीजें जो है ना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो इसके मेंटेनेंस, इसके जो रिपेयर हो, ओवरऑल सुविधाएं हैं, जो एयरबस A320 न्यू और बोइंग 373 मैक्स विमानों में इस्तेमाल होने वाला लिप इंजनों का सर्विसिंग भी यहाँ होगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी विमान इंजन MRO सुविधाओं में से एक है और पहली बार किसी वैश्विक इंजन निर्माता ने भारत में MRO ऑपरेशन शुरू किया। याद रखिएगा, पहली बार। ठीक है, 45,000 वर्ग मीटर में फैली यह सुविधा करीब 1300 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश से तैयार हुई है और यहां सालाना 300 लिप इंजनों की सर्विसिंग होगी और 2035 तक यह पूरी क्षमता पर पहुंचने पर 1000 से अधिक भारतीय तकनीशियों और इंजीनियरों को रोजगार देगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह कदम भारत को विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा और MRO क्षमता के विकास से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और उच्च मूल्य वाले रोजगार मिलेंगे और भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि गर्मी में जो है ना पहाड़ों में वैश्विक औसत से 50% तेज तापमान वृद्धि हो रहा है और ये सारी चीजें हैं। इसके पीछे के कारणों में सतह से परावर्तित विकिरण है और विशिष्ट स्तर पर आर्द्रता और वायु में एरोसोल स्तर भी एक देखने को मिला है। ठीक है, तो हिमालय सहित पहाड़ों में ऊंचाई पर तापमान वृद्धि 1950 से जो है ना वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 50% की जो है तेज वृद्धि देखी गई है, जिसका संभावित रूप 1 अरब से अधिक लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निम्न स्तर पर भूमि की तुलना में पहाड़ों पर 1980-2020 के दौरान प्रति सदी 0.21 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, 11.5 मिलीमीटर प्रति सदी की अधिक सूखापन और 25.6 मिलीमीटर प्रति सदी की बर्फ के पिघलने की दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। और ये जो रिपोर्ट है ना नेचर रिव्यूज अर्थ एंड एनवायरमेंट में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एरोसोल के कारण तेजी से भी पिघल रहा है बर्फ, ये भी एक कारण है। तापमान, वर्षा, बर्फ बारी में बदलाव देखने को मिला है। भयानक बाढ़ आने की संभावना भी है इसके माध्यम से है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि चने की नई किस्म PVG10 से दुगनी पैदावार और अधिक प्रोटीन का वादा। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक बार देख लेना है। टेस्ला गुरुग्राम में खोलेगा देश का पहला एक्यूपीरियंस सेंटर। पहला एक्यूपीरियंस सेंटर कहां पे? गुरुग्राम में टेस्ला खोल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। यह सेंटर बिक्री, डिलीवरी, कंसल्टेंट, मेंटेनेंस और सुपर चार्जिंग स्टेशन तक की सुविधा देने वाला फुल सर्विस हब होगा। भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है और फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हरा करके खिताब जीत लिया है और छत्तीसगढ़ की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर के ACITI साझेदारी की है। इससे तीनों देश तकनीक, हरित ऊर्जा, नवाचार के साथ काम करेंगे ताकि भविष्य में नेट जीरो सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस विक्रमनाथ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नासा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। याद रखिएगा, और जस्टिस सूर्यकांत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद यह पद खाली हो गया था। पंजाब के फाजिलका की रहने वाली माहित संदूक ने टोक्यो में आयोजित डेफ फिल्म्स में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने 50 मीटर राइफल में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। और दुनिया में 1300 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इथियोपिया का हेलीगोबी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फटा है और हेलीगोबी अफार लिफ्ट का हिस्सा है और यह एक ऐसा इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही है। दुनिया में ज्वालामुखी 350 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 75% ज्वालामुखी प्रशांत रिंग ऑफ फायर इलाके में है और 130 से ज्यादा इंडोनेशिया में है। 50 से 60 विस्फोट हर साल होते हैं। भारत में सिर्फ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि वैरन आइलैंड है, अंडमान में। ठीक है, ऊंचाई इसकी है 354 मीटर। पहला विस्फोट 1787 में हुआ था और अंतिम जो है ना सितंबर 2025 में हुआ है। 1815 में इंडोनेशिया में माउंट टेम्बोरा में
टैंगोरा के एक बड़े विस्फोट के कारण दुनिया का औसत तापमान गिर गया था, जिससे साल 1816 बिना गर्मी वाला साल रहा था। ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। समस्या बना संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, और ये डॉक्टर ए.के. वर्मा जी का है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बार देख लेना है। ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल को राज्य में कितना अधिकार है, इसके बाद ये लगातार चलते रहता है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित न करके संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जनमत को कमजोर ही किया है। ठीक है, राज्यपाल संस्था को इस फैसले से बल मिला है। तो ये जो है फैजान मुस्तफा है और ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल आया है, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। भारत की संवैधानिक विकास यात्रा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 से संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुई। और पूरा का पूरा जो है ना एक पृष्ठभूमि है जो बेहतर होगा आपके लिए। 1757 की प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध तथा 1765 की इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्रम आप पढ़ लीजिएगा तो इंटरलिंक आपका मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत का जीवंत प्रतीक है संविधान, और ये प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी है। ये पूर्व कुलपति है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के। इनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, बेहतर है। और अनुसंधान और समावेशी विकास की राह, और ये जनसत्ता का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के वैश्विक परिदृश्य का स्वरूप और परिस्थितियां उथल पुथल तथा प्रतिस्पर्धा से परिपूर्ण है। द्रुत गति से नए रूप धारण करती हुई तकनीक के इस दौर में वही राष्ट्र प्रगति के आयामों को स्पर्श कर सकता है जो अनुसंधान और विकास के पैमाने पर ऊंचाई हासिल करता है। ठीक है, इसको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आतंक के मूल कारणों की अनदेखी। ठीक है, समझिए बात, इंटरनल सिक्योरिटी का काफी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में शपथ लिए हैं कौन, तो जो 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, वो पहली बार हिंदी में शपथ लिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि लोकतंत्र को बड़ा खतरा युद्ध नहीं विषमताओं से होता है, यानी इतिहास से हमें जरूरी सबक सीखने चाहिए। तो ये आपको पढ़ना जरूर है। कौशिक बसु है, विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और इनका कहना है कि असमानता वाले देशों में लोकतंत्र खत्म होने का जोखिम 7 गुना अधिक होता है। आय की विषमता अक्सर आवाजों की विषमता में बदल जाती है। धनाढ़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और टीवी नेटवर्क पर कब्जा कर लेते हैं। वकीलों की फीस पर सीमा क्यों नहीं, और न्याय अमीरों का अधिकार ही नहीं, लोगों का भरोसा भी बने। और ये सुधीर चौधरी है। ठीक है, और इनके द्वारा ये आर्टिकल आया है। इनका कहना है कि अदालतें सिर्फ मुकदमे ही नहीं, जनता की उम्मीदों का भी भार उठा रही है। वक्त आ गया है कि न्याय सिर्फ अमीरों का अधिकार ही नहीं, हर नागरिक का आत्मविश्वास भी बने। यह तभी होगा जब महंगी फीस और लंबी तारीखें हटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विकसित भारत का आधार बने नवाचार, इनोवेशन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने का असर है। मौलिक शोध को बढ़ावा देने वाली नीतियां आनी चाहिए। विज्ञान और तकनीक में भारत की बढ़ती दखल जो है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दोस्तों हमने काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज और आर्टिकल पे डिस्कशन किया है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।